अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स की चीज़ें देखेंगे जो थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। वो तो एक वीडियो थी न्यूरल नेटवर्क की, उसमें एक एरर था, तो वो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ ताकि जिस ने वो देख लिया वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका क्लियर हो जाए। ये जो हमारा फार्मूला था बैकवर्ड पास का हमने बनाया था, इसके दरमियान ये प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई आना है क्योंकि ये चेन रूल होता है, तो ऐसे करना था इसको। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि पास पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन थे थ्योरी रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूं। एक है बैच ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। वहाँ पे बैच ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लिखा गया, सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट लिखा गया है, तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, दोनों तरह से पूछ सकते हैं, तो आपने याद रखना है इसको। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट का अगर मैं जनरली बताऊं तो इसका जो फार्मूला होता है ना, ये हमारा पूरे डेटा सेट के ऊपर मतलब बार बार करके जो थीटास की वैल्यूज़ होती है ना ये उसको मिनिमाइज़ करने की ट्राई कर रहा होता है। तो ये जब तक थीटास की वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ कर नहीं लेता ना, तब तक ये हमारे जो जैसे अब लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं या कोई और रिग्रेशन का मॉडल लगा रहे हैं या कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई क्लासिफिकेशन का मॉडल है हमारे पास SVM वगैरह, तो ये उसके एंड में एरर को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा होता है। तो एरर रिड्यूस जो होता है वो थीटास की वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ करने से होता है। तो ये क्या करता है, ये उन फीचर्स के ऊपर बार बार अपना फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके एरर को फुल्ली जब तक रिड्यूस नहीं कर लेता थीटास के अंदर, तब तक ये वापस मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, मॉडल के जो अपने फार्मूलाज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ। बैच ग्रेडियंट डिसेंट रेफर्स टू कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव फ्रॉम ऑल ट्रेनिंग डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग एन अपडेट। अपडेट मतलब जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे मॉडल के मेन रिज़ल्ट्स जो हैं उनको अपडेट तब तक नहीं करता जब तक ये थीटास की वैल्यूज़ को फुली रिड्यूस नहीं कर लेता। और ये क्या करता है, ये एक आइट्रेशन करता है, थीटास की जो जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है ना उसको फिर मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, रिज़ल्ट्स देखता है, फिर वेरीफाई करता है कि मुझे अब ज़रूरत है थीटा को फर्दर रिड्यूस करने की या नहीं। फिर ये दोबारा से अपना काम करता है, अपना एल्गोरिदम अपना फार्मूला दोबारा लगाता है, फिर थीटा की वैल्यू कुछ हद तक रिड्यूस करता है, फिर वो जाता है मॉडल के ऊपर वापस, जैसे रिग्रेशन के कोई मॉडल वगैरह हैं हमारे पास, उनके ऊपर वापस जाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, रिज़ल्ट्स निकालता है, फिर चेक करता है मुझे दोबारा इस पर अपना ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, थीटास की वैल्यूज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये इस तरह से करता है, ये फुल्ली रिड्यूस करता है, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती थीटास की वैल्यू, फिर जाके अपडेट करता है मॉडल को, और ये हर स्टेप पर हर आइट्रेशन के बाद कर रहा होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ओके। दूसरा एक क्वेश्चन था कि आपको एक्टिवेशन फंक्शंस दिए गए थे और पूछा गया है उसके नेम्स और उसके पर्पस। तो एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, पहले मैं आपको वो फ्लैशबैक में लेकर जाऊँ कि आपने न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ा है, तो आई थिंक मैंने उसमें थ्योरी वगैरह नहीं करवाई है, तो इसकी ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको क्लास में पहले कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा, तो जितनी ज़रूरत है उसमें मैंने बता दिया था। अच्छा, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर इनपुट्स आ रहे होते हैं और आउटपुट उसका जा रहा होता है दूसरे न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, तो एक न्यूरॉन के अंदर 2 काम हो रहे होते हैं। पहले उसकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, उसके जितने भी इनपुट्स हैं उनके सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो उसका फार्मूला कुछ यूँ है। तो W1 मतलब हम करते थे ना, इनपुट वाला न्यूरॉन X1 है, फिर उसका वेट उसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस किया नेक्स्ट इनपुट के साथ, ऐसे उस इनपुट की वैल्यू उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अगला, और फिर एक B की वैल्यू होती थी वो हम प्लस कर देते थे, और ये सारे जितने इनपुट्स होते थे उन सब के लिए ये वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आउट H की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो आउट H की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, आपका एक्टिवेशन फंक्शन इम्प्लीमेंट होने के बाद आ रही होती है। मैंने कहा था एक्टिवेशन फंक्शन हमने वहाँ पर सिग्मॉइड यूज़ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिग्मॉइड हो, यहाँ पर सिग्मॉइड की जगह और भी कोई फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो ये जो सारे फार्मूलाज दिए गए हैं ये एज अ एक्टिवेशन फंक्शन दिए गए हैं, और पूछा गया है कि इनका पर्पज़ क्या है और इनके नाम क्या हैं। तो अब मैं आपको लेकर जाती हूँ उन फार्मूलाज के ऊपर। सो
पहला फॉर्मूला वो कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स मतलब के इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स होगा जो इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट जो है वो पास होता है इसके अंदर और फिर आउटपुट्स निकल रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट एक्स है, एक्स जब इसको दिया तो वो कह रहा है एज़ इट इज़ जो रिज़ल्ट यहाँ आया है वो एज़ इट इज़ आप आउटपुट लाइन के ऊपर पास कर दो और नेक्स्ट न्यूरॉन का इनपुट बना दो। मे बी ये आउटपुट ले रहे हो तो ये ऐसे ही आउटपुट बना दो इसको, ठीक है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन है और इसका मैंने काम आपको बता दिया। वैसे इट सेंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट वैल्यूज़, या फिर कह लो कि इट सम सेल बॉडी रिजल्ट्स एज इट इज़ टू द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन, ठीक हो गया। देन सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या कह रहा है कि अगर ज़ीरो है तो फॉर ज़ीरो एक्स जो है आपका वो ज़ीरो से कम हो तो आप एक्स की वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो से कम होगी ना तो वो रिज़ल्ट में ज़ीरो भेज देगा, और अगर एक्स की वैल्यू आपकी ज़ीरो से इक्वल या ज़ीरो से बड़ी होगी तो वो आउटपुट में वन भेज देगा, आपकी वो एज इट इज़ वैल्यूज़ नहीं जाएंगी अब, ठीक है। मतलब कि इसके रिज़ल्ट्स जो आएंगे उसको फिर वो चेक करेगा इस कंपैरिजन के साथ। अगर तो वो रिज़ल्ट्स एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम है तो वो आउटपुट पे भेज देगा, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो आउटपुट पे वन भेज देगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ना गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो अभी जो मैंने बताया उसको आप करके लिख लो, या मैं इसको अपडेट करके जिस चीज़ को मैं नोट्स भेजती हूँ आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा है तो उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये है, इसका एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे मिला कि इसको कहते क्या हैं, बट इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ 0 1 भेज रहे थे, आपकी मर्ज़ी नहीं थी कि आप आउटपुट में अपना कोई रिक्वायर्ड रिज़ल्ट भेज सको, तो यहाँ पर वो चेंजिंग है। एक्स की वैल्यू इस वाले सेक्शन की जो भी वैल्यू आएगी उसको वो कंपेयर करेगा इसके साथ, अगर तो ज़ीरो से कम है तो वो आउटपुट पर ज़ीरो भेज दे, अगर वो ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से ज़्यादा है तो एक्स भेज दे। मतलब वही वैल्यू जो इसके रिज़ल्ट्स की आई थी वो रिज़ल्ट्स एज इट इज़ आउटपुट में भेज दे। वहाँ पर हम सिर्फ 0 1 बाइनरी वाला काम कर रहे थे ना, यहाँ पर हम उसके जो रिज़ल्ट्स निकले थे वो ही आउटपुट में भेज रहे हैं, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। देन आपका आएगा ये वाला, ये है आपका सिग्मॉइड फंक्शन। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं ना उनको 0 और 1 के दरमियान में उसको ले आता है, और ये काम अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी का काम भी यही होता है, वो 1 से नीचे और 0 से ऊपर तक सारे वैल्यूज़ को मर्ज कर लेता है और उसके दरमियान में रिज़ल्ट्स को रखता है, तो इसका काम भी यही है। इट कीप्स रिज़ल्ट्स बिटवीन 0 to 1 used for models where we have to predict the probability as an output, ठीक है। ये ऐसे मॉडल्स के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें रिज़ल्ट्स हमें प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में शो करना हो, तो ये इसके पर्पसेस थे। आगे देखते हैं कि अब नोट्स मैंने नीट नहीं किए हैं, जो भी मुझे लग रहा है कि हमारी क्लास के नोट्स में कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला आपको है मैं वो बता दूँगी आपको। ओके, अगर आपको पूछा जाए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क और मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, तो मतलब सिंपल न्यूरल नेटवर्क ऐसे था कि उसमें जो इनपुट लेयर थी वो डायरेक्टली आउटपुट लेयर के साथ लिंक थी और उसी के अंदर एक कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा होता था, इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर वो रिजल्ट्स निकाल लेता था और बस आउटपुट मिल जाता था हमें। और अगर मल्टी लेयर की बात करें तो वो आउटपुट लेयर और इनपुट लेयर के दरमियान में कोई हिडन लेयर आ जाती है और उसको हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, और जो एक्टिवेशन फंक्शन एक न्यूरॉन पर होता है वही पूरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हर न्यूरॉन के ऊपर होता है, ठीक है। और हाँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ लेयर्स बनाएंगे और हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स एक लेयर पर कितने होंगे आपने देखना है कि आपका जो डेटा सेट है ना उसके अंदर फ़ीचर्स कितने हैं। फ़ीचर्स मतलब कितने कॉलम जो हैं जो एज अ फ़ीचर काउंट हो रहे हैं और एक ही कॉलम रिज़ल्ट का होता है, ठीक है। तो वो जितने फ़ीचर्स होंगे ना उतने आपने इनपुट लेयर के ऊपर न्यूरॉन्स लिखने हैं,
और आउटपुट लेयर पर न्यूरॉन्स कितने आएंगे, जितनी आपके रिजल्ट्स के अंदर कैटेगरीज होंगी। अगर आप बाइनरी की बात करो, आपका रिजल्ट बाइनरी के अंदर आ रहा है, 0-1 फॉर्म में आ रहा है, तो आपकी 2 कैटेगरीज हैं, तो आपके आउटपुट लेयर पर दो न्यूरॉन्स आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्विज़ में पूछा गया था ABCD वाला जो है, वैसे तो वो जो है CNN का क्वेश्चन है, बट मैं अगर इसमें बताऊं आपको तो उसके अंदर ABCDEFGHI जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ना, 27-26 जितने भी हैं, तो उतने न्यूरॉन्स आपके आउटपुट लेयर पर बनेंगे जितनी उसकी कैटेगरीज होंगी। ठीक है, तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है कितने न्यूरॉन्स किस लेयर पर होने चाहिए। हिडन लेयर के अंदर आप वो वेरी कर सकते हैं, वो हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाते, उसको हम वेरी कर के उसके देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कहाँ किस क्वांटिटी पर हमें बेस्ट मिल रहे हैं, फिर वो सेट कर लेते हैं, वो हम कोड के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। और बाकी जो भी रह गया अगली वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।